चलो ध्यान देना भाई सब लोग। बस बस बस। क्या वो कुछ बोल रहे हो? देखो सामने देखो। देखो तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? पूरा अपन ने मल्टीप्लायर तक पढ़ लिया। मल्टीप्लायर की मेरे को याद आ गया, वो लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ता था कि मल्टीप्लायर की प्रोसेस कैसे स्लो हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम लीकेजेस। चाहता है याद आ गया मेरे को। देखो तो याददाश्त तो ठीक है। हेलो देखो। हेलो हेलो। तो ये टॉपिक बाकी था। हेलो टॉपिक। हेलो हेलो। हाँ भाई देखो सब लोग, मल्टीप्लायर अपन पढ़ रहे थे। पूरा पढ़ लिया, मल्टीप्लायर हो गया। उसके बाद दूर हो गए ज्यादा। इसका 10 मीटर कुछ है शायद। हेलो हेलो हेलो। यही था। लेना आ गया यार, उसको लाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो। रेंज ज्यादा हो गई। हाँ भाई। हाँ उधर कर सकते हैं क्या इसको? उधर करते हैं। मेरे कान में कब कर दूंगा अच्छा रुको इधर। ऐसे भी आज बैठने का तो सिस्टम लग नहीं रहा है। और तनिष्का जी क्या हाल चाल? हाँ भाई तो ध्यान देना सब लोग। धीरे बोलूंगा मैं कभी कभी। हाँ भाई तो ध्यान देना सब लोग। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे। मल्टीप्लायर में क्या होता है? चेन क्या फॉर्मूला, इसका जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला है। क्या था? इट इज द हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब देश में इंक्रीज हो रही है तो उससे कितने गुना नेशनल इनकम बढ़ गए, कितने टाइम्स, उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब लेकिन ये मल्टीप्लायर हमें किस पे डिपेंड करता है? किसके अजम्पशन पे? कीन्स के अजम्पशन पर। दैट वन पर्सन कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम। खूब होना चाहिए कंजम्पशन, इसके लिए सेविंग कम होनी चाहिए। सेविंग क्या है? लीकेज है सर। सेविंग ज्यादा होगी तो कंजम्पशन कम होगा और मल्टीप्लायर कम होगा, देश में नेशनल इनकम कम बनेगी। याद है एक गुना का एक गुना तो बनती बनती है। बताया था वो तो मैंने आपको, प्रूव भी किया था। एक गुना का एक तो बनेगी ही बनेगी, समझ गए? लेकिन एक गुना का 10 गुना कब बनेगा? एक गुना का 5 गुना कब बनेगा? जब आप क्या करोगे? खूब कंजम्पशन। याद है 0.5? अगर 0.5 कंज्यूम कर रहे हो एमपीसी तो 0.5 ही क्या हुआ फिर? एमपीएस। तो बताओ मल्टीप्लायर कितने गुना बनेगा? नेशनल इनकम कितने गुना बढ़ेगी? सिर्फ दो। 1/एमपीएस होता है, या 1/1 माइनस एमपीसी कर लो। और अगर मान लो 1/0.2 हो, मतलब आप 80% खर्च करते हो, 20% सेव करते हो, तो 5 गुना इनकम बनेगी। तो मल्टीप्लायर बढ़ता है सर, है ना? कब? जब आप खूब कंजम्पशन करोगे तब। पढ़ चुके हैं अपन। तो इसका मतलब सर, जितना खर्च करने के लिए मिले पैसा, जितना खर्च करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगी, उतना मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सर लीकेजेस, लेकिन क्या होता है? प्रॉब्लम यही आती है कि हमें कंजम्पशन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लोग कीड़े करते हैं ताकि कंजम्पशन आपका कम हो। कंजम्पशन कम होगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने कहा था आपको उस दिन कि जो मल्टीप्लायर की प्रोसेस है, याद है कि 100 करोड़ आए, फिर उसमें से थोड़ा खर्च किया, फिर आगे थोड़ा सेव कर लिया, फिर वो किसी की और की इनकम बनी, फिर उसने खर्च किया। ये प्रोसेस एंडलेसली नहीं चलती, मैंने उस दिन बोला था। दिस प्रोसेस डजंट गो एंडलेसली, इट स्लोज डाउन। धीरे धीरे वो स्लो होती जाती है और हॉल्ट पे आ जाती है, रुक जाती है एक जगह आके। क्यों? क्योंकि क्या होते रहते हैं सर? बहुत सारे लीकेजेस होते रहते हैं, क्योंकि इसलिए एंडलेसली चल ही नहीं सकती। समझ में आई मेरी बात? अगर सोचो एक भी लीकेज ना हो तो ये चलती रहेगी एंडलेसली, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी इनकम इसकी कंजम्पशन, मेरी इनकम मेरी इनकम, तुम्हारी कंजम्पशन तुम्हारी कंजम्पशन, मेरी इनकम से मैं कंज्यूम करूंगा, फिर वो तुम्हारी इनकम बनेगी, ये चलता ही रहेगा अगर कोई लीकेज ना हो तो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है सर, लीकेजेस आ जाती हैं और ये जो प्रोसेस है वो एंडलेसली चल नहीं पाती, धीरे धीरे कम होते जाता है। समझ गए? कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, वो तो बात सही है। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन हम एमपीसी की बात कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आपका पैसे तो कम हो ही जाते हैं ना।
तो आप देखो स्टार्ट तो 100 करोड़ से किया था, फिर उसका 20 सेव किया ना आपने, 80 हुआ ना। तो ये कम होते होते कम और होते कम हो ही जाता है। तो ये कम क्यों हो रहा है? सेविंग की वजह से तो हो रहा है। तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो तो कम, लेकिन कम बिल्कुल 0.1 भी आ जाए तो वो भी तो कम ही है ना। वो है ना बात, लॉजिक। तो हॉल्ट पे आ जाता है, हॉल्ट का मतलब बिल्कुल वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो उसका इनकम कितना बन सकता है कि भाई जैसे 0.2 अगर तुम सेविंग कर रहे हो तो वो तो फिर 0.8 ही बनेगा, मतलब कितना बन पाएगा? 5 गुना ही बनता है नॉर्मली है। अब देखो भाई बात को समझना, तो इसको फटाफट फिनिश करें, 3 सेक्टर स्टार्ट भी नहीं होगा जब तक, नहीं तो जितना लीकेज अगर होगा ना वो अच्छा नहीं है किसके लिए? मल्टीप्लायर के लिए। तो याद रखिएगा, स्टार्ट करते सामने देखो, उस दिन मैंने बोला था और ये नोट्स में भी लिखना ही है आपको क्या, कि जो मल्टीप्लायर की प्रोसेस है, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये जो मल्टीप्लायर ये तो होता है इंक्रीज इन इनकम डिवाइड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट गो एंडलेसली, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? इट स्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली वो रुक जाती है, इट कम्स टू अ हॉल्ट। कारण क्या होते हैं? द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज फॉर द डिक्लाइन इन इनकम इज लीकेजेस, क्योंकि इनकम कम होती जाती है, लीकेज निकलते जाते हैं उसमें से लोग, है ना। तो सर क्या क्या, जितने ज्यादा ये पावरफुल लीकेज होंगे, द पावरफुल दीज लीकेजेस आर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। अगर लीकेज ज्यादा पावरफुल होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। तो सर कौन कौन से लीकेजेस होते हैं, एग्जांपल दो। तो ये सब लीकेज है। नंबर 1, सरकार क्या लगा दे? टैक्सेशन। तो टैक्स भी तो क्या होता है सर? एक लीकेज। टैक्स अगर बढ़ा देगी, सोचो पहले जो भी था, अब उससे टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट, तो उससे तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई? कम। हाथ में कम आएगा ना। अरे याद करो, पूरा हाथ में आता क्या है तुम्हारे? पर्सनल इनकम, जो हाथ में आया, लेकिन उसे खर्च थोड़ी कर सकते हो। पहले क्या जाता है? डायरेक्ट टैक्स, कंपलसरी पेमेंट एमआर जाता है, सही है। हाथ में तो तभी आएगा ना जब टैक्स कटने के बाद। अब सोचो टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, तो ये तो लीकेज बढ़ गया सर, हाथ में कम आएगा, कंजम्पशन कम, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो याद रखिएगा, टैक्सेशन के बढ़ने से, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्सेशन, अरे टैक्स बढ़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। के विल बी स्मॉलर, मल्टीपल कम हो जाएगा। उल्टा कर दो, नेक्स्ट, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लोग, ऐसा भी समय कई बार है ना आता है इकोनॉमी में कि लोगों को ऐसा लगता है बोले क्या बैंक में रखे फायदा। कई बार होता है ऐसा इकोनॉमी में कि, मैं खुद ही बढ़ाऊंगा आपको, इंटरेस्ट रेट इतनी कम है कि आदमी को ये लगता है कि बोले यार बैंक में क्या रखूं, इससे बढ़िया हाथ में ही रख लेता हूं कैश। तो क्या होता है सुनना, अगर लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, इफ दे आर मोर प्रेफरिंग लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स, तो खर्च कम कर रहे हैं। होता है कई बार कुछ क्वार्टर्स के अंदर, सालों में होता है कई बार कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, चीजों की डिमांड नहीं आ रही उतनी, खर्च नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो अगर लोग ज्यादा लिक्विडिटी को प्रेफर करें, खर्च नहीं कर रहे, मान लो ठीक है, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा हाथ में रखे पैसा, तो क्या होगा फिर? बोले क्या खरीदे यार, नई वाली गाड़ी है, बोले चलने तो, नहीं कर, नहीं आईफोन नहीं खरीद रहे, चलने तो पुराना वाला ही चल रहा है। सो अगर लोग ऐसे करें, धीरे धीरे अपने हाथ में ज्यादा प्रेफर करें लिक्विडिटी को, सो सिंपल है, अगर आप ज्यादा हाथ में लिक्विडिटी को प्रेफर करोगे, लिक्विडिटी अगर ज्यादा रखोगे हाथ में, पैसा खर्च नहीं करोगे, तो कंजम्पशन क्या होगा? कम। और कंजम्पशन कम होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या होगा? भाई मल्टीप्लायर तो तभी बनता है ना जब आप पैसे को क्या करो? खर्च। अरे खर्च करना जरूरी है, योर कंजम्पशन इज समवन एल्सेस इनकम, लेकिन आप तो लिक्विडिटी को प्रेफर कर रहे हो। मैं भी खर्चा नहीं कर रहा, मैंने कहा नहीं यार पैसा हाथ में चाहिए अभी यार, हाथ में रखना है पैसा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पैसा रख हाथ में रखता है आदमी कई बार, बोले कुछ भी अनसर्टनिटीज हो जाए। सो इफ पीपल आर मोर प्रेफरिंग लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स, दे नॉट स्पेंडिंग इट, तो क्या होगा फिर? मल्टीप्लायर का वैल्यू डाउन हो जाए। तो ये भी एक तरीके का क्या है? लीकेज। अगर लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे लिक्विडिटी, होता है कई बार अनसर्टनिटीज के लिए करते हैं लोग। पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसने बताई है काइंड ऑफ लीकेज ही है, सारे लीकेज है ये। तो सेविंग भी एक लीकेज है और ये भी टैक्स भी एक लीकेज है, ऐसे लिक्विडिटी प्रेफर करना भी एक लीकेज, और ये सारे लीकेज ही है। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, सुनना, लोगों की डिमांड तो बढ़ रही है कंज्यूमर गुड्स की। सुनो, वो क्या नाम था मैंने बताया था ना अपने, वो इटली वाली मेलोनी, मेलोनी ने इन्वेस्टमेंट लगाया। अब इन्वेस्टमेंट लगाया, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ 100 करोड़ का, प्रोडक्शन हुआ 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट लगाया 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम बटी, तुम्हारे पास पैसा आया, तुम उसे खर्च करोगे। अच्छा खर्च कर रहे हो, डिमांड खूब बढ़ रही है, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड खूब बढ़ रही है, बट इट इज बीइंग मेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स।
उसको वो अब जो डिमांड बढ़ रही है इसको प्रोड्यूसर्स नई क्वांटिटी नहीं बना रहे, नया माल नहीं बना रहे, पुराने वाले से बेच रहे हैं। तब अब एक बार बताओ, अगली ने तो इन्वेस्टमेंट डाली तुम्हारे देश में, डिमांड भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा भी आया, लेकिन भाई साहब प्रोड्यूसर्स दे आर मीटिंग देयर, वो जो डिमांड बढ़ रही है उसको वो कैसे मीट आउट कर रहे हैं? पुराने स्टॉक से, नया बना ही नहीं रहे। तो नया अगर बनेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं तो इनकम बनेगी नहीं, इनकम बनेगी तो वो चक्र चलेगा नहीं, तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी सर फिर हमारी? ये है, वो चक्र चलना चाहिए। सो गलती क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स कई बार, समटाइम्स दे डोंट इंक्रीज द प्रोडक्शन। आप मान लो प्रोड्यूसर हो, मेलोडी ने पैसे डाले, प्रोडक्शन हुआ, पैसे आए इनके पास, इन्होंने भी खूब खर्चा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तुम इनको जो सामान दे रहे हो पुराने स्टॉक में से दे रहे हो, तुमने प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं रहे। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो भाई आउटपुट थोड़ी बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी देश में, इनकम बढ़ी ही नहीं, लो मल्टीप्लायर का प्रभाव कम हो गया। समझ में आया? तो मल्टीप्लायर का प्रभाव अच्छा हो इसके लिए क्या जरूरी है? यू शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन। डिमांड बढ़ रही तो प्रोडक्शन तो बढ़ाओ यार अगली। ये है, समझ में आई बात सबको? पक्का? पुराना निकाला क्या? माल निकाला है पुराना, माल माल मान ले मैं एसी बनाता हूँ, डिमांड बढ़ रही है, अब एसी की डिमांड खूब डिमांड कर रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नया प्रोडक्शन नहीं किया मैंने, पुराना वाला इन्वेंट्री खाली कर रहा हूँ, ये है इसका मतलब। अब जब तक नया बनाऊंगा ही नहीं तो आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं, आउट प्रोडक्शन हुआ नहीं, इनकम बनी नहीं, एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी? नया प्रोडक्शन तो होना चाहिए, उससे कुछ नया होना चाहिए, नया प्रोडक्शन। बात ये है। सोचो अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मैं तुम्हें पुराने वीडियोस दे दूं तो पुराना है ना सर वो तो, समझ में आई मेरी बात? उसका तो पिछले पहले ही हो चुका है प्रोडक्शन। ये होता है कि तो नया दो ना, नया प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं किया इन्होंने, ये है बात। नेक्स्ट। हाँ भाई, लेकिन वो बना कब था? हाँ तो नेशनल इनकम में कब ऐड हो गया होगा वो तो पिछले साल ही ऐड हो गया होगा ना। ये हम क्या चाहते हैं भाई, वो इस इन्वेस्ट, देखो मल्टीप्लायर क्या है, मेलोडी ने जो इन्वेस्टमेंट डाली उससे कितना गुना बनेगा, अगली ने डाली लेकिन उससे बन ही नहीं रहा है, किसकी वजह से नहीं बन रहा? सिर्फ प्रोड्यूसरों की वजह से। ये है उस, ड्यू टू चेंज द इन द इन्वेस्टमेंट, कितना मल्टीपल टाइम्स नेशनल इनकम बढ़ी, तो उसकी वजह से तो नेशनल इनकम बढ़ी नहीं पा रही, क्योंकि तुम तो भाई प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा रहे हो। ये है। नेक्स्ट देखो, कहां गया एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ, वही तो बात है सेम वापस। पुराना सेकंड हैंड चीजें खरीद रहे हो, मान लो अगर तुम ज्यादा सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदोगे तो क्या होगा? नई गाड़ियां तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही ना, पुरानी वाली तो एक बार ही बनी थी बस, तो उसका तो एक ही बार प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम हुई, बटी। लेकिन ये बार बार भाई नई गाड़ी बनाओ, आप समझ रहे हो? नई गाड़ियां ही नहीं बनेगी फिर तो, अगर लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने लग जाएंगे तो ये भी एक इकोनॉमिकली गलत चीज हो जाएगी, पता है आपको? समझ में आ रहा है? ये है बात। तुम सोचो डिमांड तो कर रहे हो लेकिन पुरानी गाड़ियां, एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीद रहे हो, तो एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीद रहे हो तो नई वाली बनेगी कैसे फिर? प्रोड्यूसर नया बनाएगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, इनकम होगी नहीं, वो चक्र चला नहीं। लो, नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी फिर देश की? नई चीजें खरीदो, एग्जिस्टिंग वेल्थ नहीं, एग्जिस्टिंग वेल्थ में होता है सेकंड हैंड गाड़ियां, सेकंड हैंड चीजें, प्लस फाइनेंशियल एसेट खरीदे जा रहे हो, शेयर सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी भी किससे खरीद रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज से। समझ रहे? आईपीओ होता है ना, डायरेक्टली कंपनी से खरीदो ना पहला शेयर, फर्स्ट वाला जो शेयर होता है। नई कंपनी बनी, शेयर इशू किया उसने मार्केट में, पहला शेयर खरीदो, खरीदे खरीदे शेयर ही बार बार खरीद रहे हो। मान लो मैंने बेचे, इन्होंने खरीद लिए, इन्होंने बेचे, उन्होंने खरीद लिए, ये तो एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीद रहे हैं, इधर उधर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं बस, टाइटल ही तो चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन हुआ कोई चीज का नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है सर? लीकेज। इफ पीपल बाय मोर ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेजिंग, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, शेयर होल्डर से ही खरीद रहे हो, एक दूसरे से शेयर खरीद रहे हो, समझ रहे हो? स्टॉक मार्केट पे जाके खरीद रहे हो, तो वो सब ये है। बात समझ में आई क्या? तो ये भी एक तरीके का लीकेज है। नेक्स्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अरे वही याद करो, कंपनियों के पास जो प्रॉफिट होता है उसके तीन भाग होते हैं। पहले कौन प्रॉफिट में से कौन लेके जाता है? मंगते, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। फिर कौन आते हैं? दूसरे मंगते, शेयर होल्डर्स, उनको क्या देते हो? डिविडेंड। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिविडेंड इज बेसिकली व्हाट? द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स अमंग द शेयर होल्डर्स, ये तो है। फिर उस प्रॉफिट से लोग क्या करेंगे? खर्चा, खर्चा करेंगे, चीजें खरीदेंगे, यही तो करते हैं। और फिर जो तुम थोड़ा बहुत क्या रख लेते हो फ्यूचर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स, ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं
कि जो कंपनीज है वो ये ज्यादा क्रिएट कर रही है, ज्यादा रिटेन कर रही है, बांट कम रही है, तो फिर बांटेंगी कम तो तुम्हारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी कम, आएगी कम तो खर्चा करोगे कम, खर्चा कम होगा तो डिमांड ही कम हो रही तो प्रोड्यूसर भी आउटपुट बनाएगा ही, लीकेज हो गया ना। तो कंपनियों को ज्यादा रिटेन करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट? मल्टीप्लायर के लिए तो सर डिस्ट्रीब्यूट करे, खूब बांटेगी तो तुम खूब खर्चा करोगे तो योर कंजम्पशन विल बिकम समवन एल्सेस इनकम। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ज्यादा रखना भी क्या है? लीकेज है। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहे हैं? सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करना इज अ लीकेज। सही है कि नहीं है? कंजम्पशन कम हो रहा है ना सर, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट, पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स। अब यार एक बार बताता हूं आपको, ये पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में 1-2 साल उन्होंने ऐसे भी किया, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट तो आई, देश में खूब इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई उसको पुराने कर्जे भरने में लगा दिया, कंजम्पशन नहीं किया। आप समझ रहे हो? आज मान लो लेट्स से आप सीए बन गए, खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन तुम पुराने अपने घर वालों के कर्जे भर रहे हो, समझ रहे हो, कर्जे भर रहे हो। अब आपने कुछ खरीदा नहीं ना, आपने कुछ नया कंजम्पशन नहीं किया, कंजम्पशन करोगे नहीं तो कैसे होगा, फिर कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही होता है, अगर कंट्री में इफ पीपल आर यूजिंग देयर इनकम मोर फॉर पेमेंट ऑफ द डेट्स, पुराने कर्जे भरने में लगा दोगे तो कंजम्पशन होगा कम, कंजम्पशन कर रहे हो कम, कंजम्पशन भाई पुराने कर्जे भरे जा रहे हो, कंजम्पशन होगा कम तो इनकम होगी कम, तुम्हारे कंजम्पशन कम तो दूसरे की इनकम भी कम, क्योंकि दूसरे की इनकम बनती है वो, तो ऐसे कम 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 हो रहा है ना सर। पेमेंट ऑफ डेट्स में ज्यादा मत यूज करो ना, बेचारी मेलोनी ने पैसे लगाए हैं, देश में प्रगति हो रही है, डिमांड बढ़, अरे प्रोग्रेस, तो देश में प्रोग्रेस हो रही है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया, लोगों की इनकम बढ़ रही है, यू शुड नॉट स्पेंड द होल इनकम ऑन द पेमेंट ऑफ डेट्स, थोड़ा खर्चा करो सर, है कि नहीं? योर कंजम्पशन विल बिकम समवन एल्सेस इनकम, तभी तो बढ़ेगा मल्टीप्लायर, सही है कि नहीं? ऐसा हुआ। कॉजेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा मैं क्या पढ़ा, केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन, पता है सबको? याद करो मैंने बोला था। अब सोचो, मेलोनी ने पैसा डाला इन्वेस्टमेंट, देश में 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तुम्हारे पास पैसा आया, पैसा आ गया, अब खूब डिमांड कर रहे हो, तुम खूब डिमांड कर रहे हो, अब ये है प्रोड्यूसर्स, ये ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रहे हैं, ऑलरेडी फुल पे चल रही है इकोनॉमी, दे जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इट इज ऑलरेडी टू द मैक्सिमम लेवल, तो इससे ज्यादा तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। अब तुम फिर भी डिमांड तो ज्यादा कर रहे हो, डिमांड हो गई ज्यादा, सप्लाई बढ़ नहीं सकती, क्या होगा फिर, ये क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगा, रियल आउटपुट बढ़ ही नहीं सकता, रियल जीडीपी बढ़ेगी नहीं, तो आउट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं, इनकम बढ़ा नहीं, देश में असली में नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, डाउन। क्या जरूरी है मल्टीप्लायर के लिए कि आउटपुट बढ़े, लेकिन सर कब, वो अगर वो बढ़ ही नहीं सकता तो फिर इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो वो जो मेलोनी ने काम किया किया तो देश के अच्छे के लिए, लेकिन अगर मान लो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पहले से ही है तो आउटपुट तो बढ़ नहीं पाएगा सर, प्रोग्रेस होगी ही नहीं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, आप नहीं बढ़ा पाओगे, सो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। होता है ऐसे कई बार, कुछ देश है मान लो वो ऑलरेडी फुल पे चल रहे हैं, आपने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाके कर दी, ऑलरेडी फुल पे है तो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि तुमने जो पैसा उनकी इकोनॉमी में डाल दिया उससे डिमांड तो बहुत करेंगे ना वो बहुत, लेकिन उतनी सप्लाई हो नहीं सकती ना सर, ये है तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो ये भी एक तरीके के है सर, देखो नेशनल इनकम नहीं बट इट्स अ काइंड ऑफ लीकेज। लास्ट पॉइंट, scarcity of goods and services despite having high MPC। सुनना, ये वाली बात इसमें भी सेम बात है, तो एक ही बात है, तो इसको फुल डिटेल पढ़ाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कुछ देश ऐसे अभी नए नए बने, नए नए देश बहुत छोटे से, जैसे जयपुर है अपना, जयपुर है, अजमेर, इतने इतने देश है एक्चुअली में, हाँ, और क्या, इनसे भी कहीं कम पॉपुलेशन है, कम एरिया है, बहुत छोटे छोटे से देश बन गए। अब मेरी बात को सुनना, अब वो जो देश है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अब ठीक है भाई, आपने वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट डाल दी, मान लो क्या नाम है अपने अंबानी ने डाल के 2000 करोड़ रुपए लगा दिए वहां पे, अब 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो डाली उससे नॉर्मली तो क्या होगा भाई, आप तो क्या सोचते हो, बोला सर वो अंडर डेवलप्ड देश है तो वो तो खूब खर्चा करेगा, एमपीसी उसका हाई है, अंडर डेवलप्ड देशों में एमपीसी हाई होता है, खूब खर्चा करते हैं,
तो ये जो पैसे डाले, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उससे खर्चा तो खूब कर रहे हैं लोग, डिमांड भी खूब बढ़ रही है उन देशों में, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स, अब डिमांड को कौन सेटिस्फाई करता है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को बनाने के लिए संसाधन ही नहीं है उनके पास, दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पे उनके पास, बिजली पानी इनकी व्यवस्था नहीं है ठीक से, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो डिमांड तो बढ़ रही है, गाड़ियां डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तुम बनाओगे कहां से जब तक तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? आप लॉजिक समझना बात को। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ती है, बढ़ रही है, उन देशों में भी इनकम खूब बढ़ रही है, खर्चा भी कर रहे हैं वो, लेकिन खर्चा करना चाह रहे हैं, खूब डिमांड करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज क्या है? बहुत स्केर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, फैक्ट्रीज ही नहीं है उतनी जो इनकी डिमांड को पूरा कर पाए। तो फिर क्या यहाँ पे नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ पाएगी क्या? नहीं। आज हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है तो हमारी नेशनल इनकम बहुत अच्छी बढ़ पाएगी, बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन है। लेकिन आज अगर कोई पाकिस्तान में लगाएगा, बात को लॉजिकली समझना, वहां पे भी तो चलो भाई पैसा किसी ने लगाया, लगाने से एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, इनकम बनी, अब लेकिन इनकम बनी, इनके पास पैसा आ गया, डिमांड तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो संसाधन तो होने चाहिए ना प्रोड्यूसर्स के पास, जो उस डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, उनके पास वो संसाधन ही नहीं है, तो वो आउटपुट को बढ़ा ही नहीं पाते। बात अल्टीमेटली वही आ गई फिर से, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन ये आउटपुट को बढ़ा ही नहीं पा रहे, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक आयरनी का मतलब वही है, इसका मतलब ये समझो कि नॉर्मली हमेशा क्या होता है, हमने सुना है कि एमपीसी हाई होगा तो मल्टीप्लायर हाई होता है, लेकिन यहाँ पे एमपीसी हाई होने के बावजूद मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई नहीं होगी। बात लॉजिक समझे? इन देशों में एमपीसी बहुत हाई है, खूब खर्चा कर रहे हैं, पैसा आया, खूब इनकम बढ़ी, खूब खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आउटपुट को बढ़ा ही नहीं पा रहे, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा ही नहीं पा रहे, बिकॉज इनके पास संसाधनों की क्या है? कमी। तो क्या यहाँ पे नेशनल इनकम बहुत ज्यादा गुना बढ़ पाएगी क्या? ज्यादा गुना नहीं बढ़ पाएगी, जबकि इनका एमपीसी हाई है फिर भी नहीं बढ़ पा रही। ये एक आयरनी है सब, देखो ना, अरे सही है कि नहीं है? अजीब बात है। सो अब यही लाइन लिखी हुई है, द एमपीसी ऑन विच द मल्टीप्लायर इफेक्ट डिपेंड्स। आप सबको पता है कि मल्टीप्लायर का प्रभाव किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे। सर एमपीसी हाई होना चाहिए, अब लेकिन इन देशों का हाई भी है फिर भी इनकी नेशनल इनकम ज्यादा नहीं बढ़ पा रही, ये आयरनी है। सो एमपीसी इज हाई इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बट आयरोनिकली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो। क्यों सर, क्यों कम है? बिकॉज, अरे क्या कमियां है इनके? स्ट्रक्चरल, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लिख लो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी व्यवस्था ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, तो कैसे होगा सर? लैक ऑफ, समझ रहे हो लोग, पैसा तो आ गया लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पा रही ना, सिंपल है। मल्टीप्लायर कब काम होता है? जब प्रोडक्शन, डिमांड के साथ साथ क्या बढ़े? प्रोडक्शन बढ़े देश में, वो बढ़नी चाहिए तभी तो बढ़ेगा, रियल आउटपुट बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं पा रहा इन बेचारों का। अरे समझ में आया क्या? ये सारी चीज है, तो यही ऊपर बोला उसने, स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, हाई एमपीसी होने के बावजूद रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होने के कारण ज्यादा मल्टीप्लायर बढ़ नहीं पाता कई देशों में। एमपीसी तो हाई है लेकिन रिसोर्सेज की क्या है पहले से ही? स्केर्सिटी, तो इस वजह से उनका एमपीसी हाई नहीं हो पाता है, एमपीसी लो ही रहता है। ये है, समझ में आया सबको? पक्का? इजी था ये तो, इजी था लेकिन समझने वाली चीजें हैं, बढ़िया। चलो खत्म। अब आते हैं अपन 3 सेक्टर मॉडल पे, ध्यान देना सब लोग। इसके बाद एक लाइन और है यहाँ पे जो काम की है, मैंने वो जो हाईलाइटेड भेजा है आपको, भेजा है, उसमें ये भी है, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कीन्स मॉडल इज दैट इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, ठीक है भैया, कीन्स की सारी बातें कहां लगती है? ओनली ऑन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के बारे में कभी पूछना नहीं मेरे से कभी कुछ, क्यों? लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, लॉन्ग रन में कुछ भी डायनामिक चेंजेस हो सकते हैं, लोगों की सोच ही बदल जाती है 5 साल में भाई साहब, सही है? तो लॉन्ग रन में कुछ भी, और एक्चुअली बात सही है, कोई लॉन्ग रन में कोई, जितने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन सबकी थ्योरीज लॉन्ग रन में फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने जो सोच के बनाया लॉन्ग रन में चीजें ही बदल गई। अरे लॉन्ग रन में सिस्टम ही बदल गया, अरे बात समझ गए मेरी? वो होता है। चलो अब
थ्री सेक्टर मॉडल जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, फिनिश करना है आज, स्टार्ट टू एंड। ढंग से देखना भाई, थोड़ी एनर्जी रखना, तुम रखोगे तो मेरे अंदर रहेगी। सिंपल है, फिनिश तो होगा क्योंकि आज करना है फिनिश है। देखो ध्यान देना सब लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम थ्री सेक्टर, अच्छे से देखो, नोट्स में भेजा हुआ है मैंने, हाईलाइटेड सब। देखो भाई, तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज समझनी है कि थ्री सेक्टर में कितने मॉडल होते हैं सर? थ्री सेक्टर मॉडल में कितने कौन कौन से होते हैं? टू में कौन कौन होते थे? हाउस होल्ड्स और फर्म। अब कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के आने से कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तीसरा एक सेक्टर ही आ गया। सोचो पहले अभी तक सेक्टर दो थे, अब तीसरा सेक्टर का आ जाना, सो देयर विल बी सम चेंजेस इन द फ्लो। फ्लो में जो अपन बनाते थे सर्कुलर फ्लो मॉडल, तो ऑब्वियसली सब उसमें बदलाव आएगा। अरे आएगा ही नहीं आएगा? आएगा सर, है ना। अच्छा, अभी तक एग्रीगेट डिमांड कौन कौन करता था? हाउस होल्ड जो खरीदते थे उसे क्या बोलते थे? सी। फर्म जो खरीदती थी उसे क्या बोलते थे? आई। अब गवर्नमेंट भी सर डिमांड तो करती है ना, तो बिल्कुल थ्री सेक्टर में डिमांड कैसे आती है सर? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। गवर्नमेंट ऑल्सो मेक सम परचेजेस, यस, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम के लिए बताओ एडी और एएस क्या होते हैं सर? अरे इक्विलिब्रियम पे एडी और एएस क्या होते हैं? बराबर। एएस को क्या बोलते हैं? वाई। और वाई ऑब्वियसली जब एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस, तो वही लिखा हुआ है उसमें, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस। कोई दिक्कत? पक्का? कोई भी दिक्कत है भाई पूछ लेना। मैंने आज तक तो कभी ऐसा कोई एनवायरमेंट नहीं दिया कि आप पूछो नहीं कोई चीज, पूछ लेना। कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो, कोई बात है, पूछ, ठीक है। जल्दी पूछ लिया। आवाज तेज करनी है? अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। क्या करें यार, जरूरत है माइक बहुत। किधर लगाऊं? चलो इधर, ठीक है। अब ये बोलेगा, चलो कोई नहीं, अभी हम नहीं बोलेंगे, परेशान नहीं, परेशान नहीं। चलो, तुम्हारी कमियां नहीं है ना, तुम लड़की हो, परेशान तो करोगे ही। लड़के हमारे बेचारे सीधे होते हैं, कोई सह लेते हैं। तो देखो, सामने देखो, ये बात समझ पाओगे क्या? ये बात को समझ पाओगे? देखो क्या लिखा है, किधर होता है? हाँ देखो क्या लिखा है। आज अभी अभी भी कोई फॉरेन सेक्टर तो है नहीं, बात को सुनना। तो सिंस देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, याद है वो टॉपिक पढ़ा था अपन ने, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से जब नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या होता है? एनएफआईए ऐड करते हैं, याद आया? दिलजीत की ऐड करेंगे, रियाना की माइनस करेंगे, याद आया? लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं दूसरों से, अभी तक तुम्हारे सेक्टर ही नहीं है चौथा, तुम दूसरों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही नहीं, तो भाई क्या कहने का मतलब, तो जो डोमेस्टिक इनकम है वही क्या हुई? नेशनल इनकम हुई ना। अरे नहीं समझे क्या? अरे तुम्हारे देश में कोई रियाना अलाउड ही नहीं है, दिलजीत का बाहर जाना अलाउड नहीं है, फिर तो जो देश सब है जो देश के अंदर वही हुई नेशनल इनकम। तो ये तो बोल रहे हैं वो, सामने देखो, सिंस देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, जो देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही क्या होता है सर? नेशनल इनकम। दे बोथ आर इक्वल। तो चाहो तो दिमाग लगाओ तो ये लिख लेना, क्योंकि कोई एनएफआईए होता ही नहीं, रियाना अंदर आई नहीं देश में, दिलजीत बाहर गया नहीं, सिंपल है। एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स में होनी चाहिए, एज प्राइसेस आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड, all the variables are real variables and all the changes in real terms। अभी कहीं बात और काम नहीं आएगी, लेकिन याद रखना थ्री सेक्टर मॉडल में अजम्पशन है हमारा क्या? दैट प्राइस इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, हमारा नहीं कीन्स का है, तो प्राइस इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड एंड जो भी चेंजेस आएंगे वो रियल टर्म्स में आएंगे, नॉमिनल आउटपुट आउटपुट नहीं, रियल में बढ़ेगा जो भी बढ़ेगा। समझ में आई क्या बात को? आगे बढ़े, लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात को समझो, मैं तो बता देता हूं, वो आता है। हो गया? अगले शनिवार टेस्ट है नेशनल इनकम का, 1 यूनिट का दे रहा हूं सिर्फ, फर्स्ट वाली का।
अब तो वेडनेसडे कर लेते हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे, कमिंग कमिंग। एक मैं तो एक ही यूनिट दे रहा था, दोनों भी दिन नहीं दे रहा था, सिर्फ नेशनल इनकम फर्स्ट वाला, वो तो इजी है यार। फिर वो अगले वाले पे दो दूंगा, क्या मतलब, अगले वाले पे पूरा नेशनल इनकम दूंगा 2 यूनिट, अभी एक ही दे रहा था सिर्फ मैं। 6 दिन है, आप सोचो ना रोज 15 मिनट पढ़ोगे तो हो जाएगा ये चैप्टर। तो क्या टॉपिक है एक बार बताओ? पीडीआई, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, नेशनल इनकम के 3 मेथड, और क्या है? वो तो निष्का गुस्सा कर रही है बोले यस यस बोल रही है। अरे सही बात है, इतना कोई बड़ा नहीं है यार, 1 यूनिट का टेस्ट दे सकते हो यार। मैं तो अब 20 मिनट भी नहीं पढ़ोगे क्या? ऐसे तो मत करो, मेरा सब्जेक्ट भी जरूरी है एक्चुअली। उसमें उसके जो कम पढ़ते हैं वो यही सेट ऑफ करता है इसका। हाँ मंडे कर लो, चलो मंडे मंडे मंडे। तो इधर देखो सामने देखो, मंडे। तो इधर देखो सामने, 21 21। तो सामने देखो रोई, बातें नहीं, अरे घर नहीं जाना क्या तुमको यार? फिर सामने देखो, देखो इधर। तो मैंने क्या कहा, अब गवर्नमेंट के आने से फ्लोज बढ़ जाए, चेंज आएगा भाई। सर्कुलर फ्लो में ऐसा तो है नहीं, 3 सेक्टर है, तीसरा आ गया, चेंज तो आएगा। तो सुनना बेटा, गवर्नमेंट के आने से क्या चेंज आता है, सामने देखो क्या लिखा है। नंबर 1, गवर्नमेंट क्या करती है सर, जब मान लो अभी तक तो थी नहीं, तुम्हारे 2 ही सेक्टर थे, हाउस होल्ड और फर्म, तो जो पूरा पैसा था तुम्हारे जेब में आता था, पर्सनल, सोचो दिमाग लगाओ, जो पूरा पर्सनल इनकम आया वो तुम्हारे जेब में आता था, क्योंकि टैक्स कुछ जाता ही नहीं, जब गवर्नमेंट नहीं तो टैक्स कहां जाता था? पूरा पैसा तुम्हारा जेब में आता था, समझ में आया? और पूरा खर्च करते थे। लेकिन अब जब तीसरा सेक्टर आ जाता है सर, तो आदमी की जेब में पूरा पैसा आएगा नहीं, वो मांगते आएंगे मांगने पहले, सही है, पहले उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो सुनना, द गवर्नमेंट टेक्स टैक्सेस, फर्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट टेक्स टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड ऑल्सो। तुमसे भी टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती क्या? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स तुमसे भी लेती है, और फर्म से भी लेती है, फर्म से लेती है इनडायरेक्ट टैक्स। अरे लॉजिक समझे? बोल जल्दी बोल। कहाँ पढ़ा? नहीं, मल्टीप्लायर था वो मल्टीप्लायर का टॉपिक था। मल्टीप्लायर को 2 सेक्टर का टॉपिक थोड़ी, मल्टीप्लायर तो जनरल टॉपिक है कि देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई और उससे कितने गुना इनकम बनती है। हाँ भाई, सामने सामने वापस इधर। अभी तक गवर्नमेंट थी नहीं ना, टैक्स लेती नहीं थी, अब तीसरा सेक्टर आ गया गवर्नमेंट, तुमसे हाउस होल्ड से भी पूरी इनकम तुम्हारी जेब में थोड़ी जाएगी, पहले क्या लेगी तुमसे? टैक्स। उधर से फर्म्स के पास भी पूरी पैसे नहीं जाएंगे, उनसे भी क्या लेगी? टैक्स, सीपीटी लेगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, दोनों से लेगी गवर्नमेंट टैक्स। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, और क्या चेंज आते हैं सर गवर्नमेंट से? अच्छा, गवर्नमेंट लेगी तुमसे टैक्सेस दोनों से, और उससे क्या खरीदेगी? उसी से तो वो गवर्नमेंट परचेज करती है चीजें, और कहां से? उसके पास गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? नहीं तो, अरे बात को समझो, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है? तुम्हारे और मेरे से ही तो पैसा जाता है, अपने टैक्सेस से। नेक्स्ट, उसके साथ सर गवर्नमेंट लेती है क्या? देती नहीं है क्या? कुछ देती है, वो भी देगी। ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या देती है गवर्नमेंट? ट्रांसफर, तुमको देगी क्या फ्री में? ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डोकरों को सोशल, सोशल मीडिया क्या, ओल्ड एज पेंशन, सोशल ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और क्या होता है, और क्या देता है फ्री बुक यार? ये नाम ही याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा है क्या? स्कॉलरशिप, करेक्ट करेक्ट, वो नाम याद नहीं आ रहा था बस। हाँ भाई, हाँ वही सब, चिरंजीवी योजना और ये सब चीजें, फायदे। तो ट्रांसफर पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड प्लस सब्सिडी पेमेंट्स टू दी फर्म। अरे टैक्स दोनों से लिए ना, तो दोनों को फ्री फोकट का कुछ ना कुछ देगी, तुमको देती है ट्रांसफर पेमेंट, इनको क्या देती है? सब्सिडी देती है फ्री फोकट का, ठीक है। तीसरी चीज, अब गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करती है? सुनना, अरे बात नहीं, गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करती है? गवर्नमेंट सामान खरीदती है, सामान का पैसा किसको देगी? इनको। प्लस तुमसे क्या लेगी? हाउस होल्ड से नहीं, वो तो ले लिया, तुमसे सर्विसेज भी तो लेगी, फैक्टर सर्विसेज। क्या लोग सरकारी नौकरी नहीं करते क्या? हाँ, तो अभी तक तुम क्या करते थे? हाउस होल्ड सिर्फ किसको देते थे फैक्टर सर्विसेज? फर्म को। अब से आप किसको भी दोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? गवर्नमेंट को भी। तो गवर्नमेंट उसके बदले में तुमको क्या देगी? फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। और इनको क्या देगी? जो गवर्नमेंट इनसे सामान खरीद रही है उसका पैसा,
ठीक है। चौथी बात, गवर्नमेंट, अच्छा कई बार गवर्नमेंट को भी बोरोइंग करने की जरूरत पड़ जाती है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो गवर्नमेंट भी किससे बोरो करती है, तुम भी किससे करते हो, फाइनेंशियल मार्केट से, और गवर्नमेंट भी किससे बोरो करती है, फाइनेंशियल मार्केट से। तो अगर मैं ये चारों को ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम दिखाऊं आपको सर्कुलर फ्लो का, आईसीआई में तो बहुत हौच पौच डायग्राम होता है, गंदा सा, मजा नहीं आता है। तो अगर मैं आपको एक बढ़िया डायग्राम बना के दिखाऊं तो सामने देखो कैसे बनेगा सर्कुलर फ्लो। हाँ भाई, तो सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर मॉडल, बात को समझना। 2 सेक्टर बनाना आता है सभी को, तो बनाओ चलो। 2 सेक्टर कैसा होता है, हाउस होल्ड, फर्म, 2 सेक्टर होते हैं सर। देखो भाई, अब तीसरा सेक्टर कौन सा आ गया, इनके बीच में कौन होता है, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अरे बैंक बैंक भी तो होते हैं। ठीक है, अब सुनो सामने देखो, अब तीसरा सेक्टर कौन होता है, चलो तुम तो लिख दो इधर गवर्नमेंट। अभी तुमको तो 2 आता है बनाना, 2 बनाओ। पहले हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज टू दी फर्म, ढंग से देखना। अरे फैक्टर सर्विसेज देता है क्या, फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म क्या बना के देती है, रियल फ्लो बनाओ, रियल फ्लो, गुड्स एंड, फिर फर्म क्या देती है, पैसा। ये बातें मत करो, समझने वाला टॉपिक चल रहा है। फिर फर्म पैसे देगी इसको, पहले पैसे क्या, पैसे को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर इनकम्स, उसके फैक्टर सर्विसेज के पीछे एक फैक्टर पेमेंट देगी तुमको इन फॉर्म ऑफ, अरे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तुमने उसको क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो क्या देगी तुमको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब इस पैसे से तुम क्या करते हो, खर्चा, इस पैसे को क्या खर्चा, ये पैसा वापस कहां जाएगा, फर्म के पास। अच्छा लेकिन इस बात को समझो, आज तुम्हारी जेब में पूरा पैसा थोड़ी जाता है, अरे कंजम्पशन से पहले क्या दोगे तुम सरकार को, टैक्स। पैसा तुम्हारे पास बाद में आता है, पहले क्या जाता है, यू विल गिव टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ऐसी फर्म भी क्या देगी, टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब सुनना, दोनों ने दिया। अब सुनो, ये हो गया गवर्नमेंट से पहला फ्लो, चीज समझ में आया क्या किया मैंने, ऑब्वियसली पैसा फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड, तुम्हारे से भी पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास, और यहां से भी पैसा किसके पास आएगा, सरकार के पास, इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब देखो, अब सरकार फ्री पॉकेट का तुमसे जब टैक्स ले रही है तो तुमको भी तो देगी फ्री पॉकेट का, क्या देगी, ट्रांसफर पेमेंट्स। सो गवर्नमेंट विल गिव यू ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट विल गिव यू ट्रांसफर पेमेंट, वही अपना, अरे वही स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन और ये सब। अच्छा तुमको क्या देगी बदले में, फर्म को क्या देगी फ्री पॉकेट का, एरो, सब्सिडीज, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, अरे छोड़ रहा हूं थोड़ी देर में। हाँ भाई सामने देखना, भटकने लग गई चीजें। तो देखो एक चीज और बच गई, देखो हाउस होल्ड सर्विसेज इसको देता है फर्म को, तो इनको भी गवर्नमेंट को भी देते हैं, तो गवर्नमेंट को भी हाउस होल्ड क्या देता है, सर्विसेज। तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट क्या देगी हाउस होल्ड को, उसके बदले फैक्टर पेमेंट। तो सरकार के पास से भी तुम्हारे पास पैसा जाता है, फैक्टर पेमेंट, मेहनत का। अरे समझ में आया क्या, अच्छा ऐसे ही सर गवर्नमेंट इनसे सामान खरीदती है, जैसे जैसे हाउस होल्ड खरीदते थे वैसे सरकार भी तुमसे सामान खरीदती है, तो तुमको उसके बदले क्या देगी, पेमेंट्स। सो गवर्नमेंट ऑल्सो विल ऑल्सो गिव यू पेमेंट्स, पैसे देगी गवर्नमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये गवर्नमेंट परचेजेस जो बोलते हैं जी। तो ये होता है बस, ये लो इजी बना दिया थोड़ा सा। अभी रुको, पूरा नहीं हुआ, देखो एक चीज रह गई सामने, देखो सर हाउस होल्ड पूरा उसके जेब में थोड़ी पूरा थोड़ी खर्च कर देता है, पहले तो गवर्नमेंट ले जाती है थोड़ा पैसा, और थोड़ा बैंक में क्या कर देता है वो, सेव। समझ में आ गया, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे फिर इंजेक्ट कर देते हैं इकोनॉमी में, फर्म्स उससे बोरो कर लेती है, तो ये इससे इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा सुनना, ऐसे ही गवर्नमेंट को भी तो कई बार पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे फर्म को जरूरत पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट भी किससे बोरो कर लेता है, इन बैंकों से। सो गवर्नमेंट ऑल्सो मेक, यहां से पैसा किसके पास आता है, सरकार के पास,
इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। बस अब हो गया खत्म, समझ में आ गया। और हमको ये मैंने जो सब बनाया इसमें यूज अपने आने वाली चीजें कौन कौन सी है, सिर्फ मैं जो अभी यूज करूंगा आइटम्स, टैक्सेस, फ्री पॉकेट वाला यूज करूंगा, बस इतना यूज आने वाला। ठीक है, तो ये याद से बना लेना, फोटो ले लेना। वैसे मैं आपको एक भेजूंगा ऑलरेडी बना बनाया, जो मेरी पिछली क्लास का था, ऑलरेडी भेज दूंगा स्क्रीनशॉट्स, पहले उसको देखना, वो ज्यादा साफ सुथरा है। अरे वो इससे ज्यादा साफ सुथरा होगा। हो गया, चलो अब सामने देखो, हो गया भैया, हो गया, सामने देखो, सामने देखो, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया वो सब लिखा हुआ है। अब एक बार बताओ, अभी तक लीकेजेस कितने होते थे? एक ही, सेविंग, इंजेक्शन क्या होता था? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब से लेकिन लीकेज हो गए दो, सेविंग भी एक लीकेज है और टैक्सेस भी एक लीकेज है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, तो सामने देखो, टू सेक्टर मॉडल में तो इक्विलिब्रियम कहां आता था? जहां एडी इज इक्वल टू क्या होता है? एएस। और थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होगा? टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कहां पे आता था? जहां पे एडी किसके बराबर हो? एएस के बराबर। सामने देखो भैया, जहां पे एडी किसके बराबर हो? एएस के बराबर। एडी किससे मिलके आता था? सी प्लस आई, क्योंकि डिमांड दो ही लोग करते थे। अब कौन डिमांड कर रहे हैं? गवर्नमेंट भी खरीद रही है, तो एडी कैसे आएगा? सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा, अभी तक तुम लोग इनकम से, एएस क्या होती है? इनकम। इनकम से दो ही काम करते थे, थोड़ा कंजम्पशन, थोड़ा सेविंग। लेकिन अब क्या, टैक्स भी तो दोगे। और उल्टा है एक्चुअली, तो बोलना चाहिए पहले टैक्स जाता है फिर सेव करता है, और जो बच गया उसे आदमी क्या कर देता है? खर्च कर देता है। ऐसा चलता है काम। चलो, तो अब की डेट में एडी और एएस कैसे आएंगे? ऐसे। तो बताओ, सी और सी तो कट गया, तो इक्विलिब्रियम कहां पे भी बोल सकते हैं? जहां पे एडी और एएस बराबर आ जाए, या फिर आई प्लस जी बिकम्स इक्वल टू द एस प्लस टी। और ये क्या होते हैं? लीकेज। और आपको भी पता है इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां लीकेज किसके बराबर हो? अगर ये दोनों बराबर चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देश में क्या बना रहेगा? इक्विलिब्रियम। जितना निकला उतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम का क्रिएट होती है जब निकल जाए ज्यादा और आए कम। सो सिंपल है सर, इफ द लीकेज इज डिसइक्विलिब्रियम कहां आता है? डिसइक्विलिब्रियम अराइजेस when they are not equal, the leakages are not equal to, leakages are not equal to the injections. ठीक है, so basically what, if the leakages are more than the injections, अगर सोचो निकल गए ज्यादा देश में से, आए कम, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? अरे बोलो, नेशनल इनकम विल फॉल। एंड इफ द लीकेजेस आर लेस देन द इंजेक्शन, सोचो निकले कम आए ज्यादा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और आ गई, निकले कम फ्लो में से, तो बढ़िया है, नेशनल इनकम विल इंक्रीज। क्लियर है? पक्का? तो इस सब बातों का ध्यान रखना भाई। इक्विलिब्रियम निकाले, अरे दीदी अभी मत लिखो, समझो सिर्फ अभी। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम का डायग्राम याद है? बड़ा डायग्राम बनाते हैं जो दो अपन, बनाओ। मतलब बनाओ, मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ बनाओ। मैं बनाऊंगा। देखो सामने, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सब एक ही तो बात होती है मैक्रो में। तो देखो इधर सामने देखो, यशिका जी देखो सामने, तो बताओ ये कौन सा कर्व है? एएस। थ्री सेक्टर में कैसे आता है लेकिन ये भी बताओ आप। सी प्लस एस प्लस टी, सही है। एडी कैसे आता है? एडी कैसे आता है? पहले तो सी बनेगा ना, पहले सी बनेगा, तो देखो सी, फिर क्या बनता था? आई। आई तो इधर बनता है, लो सर आई, ठीक है। और सी प्लस आई बन के क्या जुड़ता था? एडी। टू सेक्टर क्या बता रहा हूं? अरे टू सेक्टर का एडी निकाल रहे पहले तो ये होता था, ये कैसे आता था? सी प्लस आई करके बेसिकली एडी बोलते थे। लेकिन अब सर कितने हो गए? अब तीसरा सेक्टर भी आ गया,
समझ गए? अब एडी कैसे आएगा? सी प्लस आई में और क्या जुड़ेगा सर अभी? जी। तो जी भी कांस्टेंट मान के चलते हैं हम। तो सर इसमें आई प्लस जी, आई का अमाउंट और इसमें जी और जोड़ दिया तो ये हो गया आई प्लस जी। अब जब आई और जी, अब सोचो, अब सी में आई तो जुड़ा ही था, अब आई जी और जुड़ गया तो ये और नया आएगा एडी। अरे और नया आएगा ना, तो ये आ गया नया वाला एडी। इसमें सब आ गया क्या? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। भाई ये तो 2 सेक्टर था ना, ये 3 सेक्टर, और 3 की तो चल रही है बात। तो 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां सी प्लस आई प्लस जी इसके बराबर आ जाए, सी प्लस एस प्लस टी वाले को क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे। अच्छा, अभी तक कहां आता था इक्विलिब्रियम बताओ? जहां पे सी प्लस आई सी प्लस एस को इंटरसेक्ट कर दिए। पहले आता था क्या 2 सेक्टर में? अरे 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम का आता था यहाँ पे 2 सेक्टर में, क्योंकि वहां पे एडी सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होता था। सही है? और वहां पे याद करो, अच्छा क्या बनाएंगे आप? सेविंग, वो तो बनाया ही नहीं। अरे सेविंग 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 कैसा होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये देखो सामने, ये कौन सा है? सेविंग। ये 2 सेक्टर की बता रहा हूं। 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कहां आता था? जहां पे सी प्लस आई वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर जाए सी प्लस एस, मतलब एडी और एस। ये 2 सेक्टर का था। ये पुराना दिखा रहा हूं, पुराना, तो पुराने वाले एडी यूज किया, देखो ये रहा। तो ये पुराना इक्विलिब्रियम था। लेकिन जब 3 सेक्टर आ जाते हैं सर तो, अरे लेकिन जब 3 सेक्टर आ जाते हैं सर तो अब ये थोड़ी होगा एडी। अब क्या होगा नया एडी? सी प्लस आई क्या जुड़ जाएगा इसमें? जी। तो न्यू एडी कौन सा है? पीला वाला है या व्हाइट वाला? व्हाइट वाला। अब इक्विलिब्रियम आएगा सर ऊपर। अरे बोले सुनो, अब इक्विलिब्रियम आएगा ऊपर। तो ये है न्यू इक्विलिब्रियम, ये है ये नया। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां पे आई प्लस जी वाली लाइन किसको इंटरसेक्ट कर जाए? एस प्लस टी को। तो ये आया अब न्यू इक्विलिब्रियम, ये है नया इक्विलिब्रियम। यही तो पढ़ना था मुझे। अच्छा हो तो मैं पुराना वाला हटा सकता हूँ, चीजें हौच पौच होती है तो ही तो दिक्कत लग रही है। मैं पुराना वाला हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर समझ में कैसे आता है? पहले कैसे आता था? एडी और एस जहां बराबर होते हैं, सी प्लस आई सी प्लस एस। अब तीसरा सेक्टर आ गया ना, तो कहां आएगा इक्विलिब्रियम? सी प्लस आई प्लस जी होगा और सी प्लस एस प्लस टी हुई। ऐसे करके डायग्राम सीखने से और कोई यूज नहीं है, लेकिन क्या क्लैरिटी आ जाती है टॉपिक की। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिमाग में सेट हो जाता है कि इक्विलिब्रियम का आएगा सर, फिर यहां पे आएगा। मैं मिटा दूं ये चाहो तो बीच की लाइन, हो जाएगा क्लियर, क्या दिक्कत है? चलो समझ में आया सभी को? इतना याद रखो, 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कहां आता है? अरे 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम तुमसे नहीं पूछेगा डायग्राम। 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां एडी इक्वल्स टू, अभी तक कैसे आता था 2 सेक्टर में? मैंने ये दिखाया तुमको डायग्राम में करके। अभी तक कैसे आता था? सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस। मैंने डायग्राम में क्या किया? पहले तो ऐसे ही पुराना वाला निकाल के दिखाया तुमको इक्विलिब्रियम, इससे और इससे। और अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें क्या जुड़ जाता है? जी। और क्या जुड़ जाता है? आई बात समझ में? ये है गवर्नमेंट भी, हाँ ले लिया ना हमने। गवर्नमेंट परचेजेस में ही आ गई वो इन्वेस्टमेंट, उसकी अलग से थोड़ी है। गवर्नमेंट वो जो परचेज करी वो सारा खर्चा आ गया उसके अंदर। गवर्नमेंट की टोटल परचेज आ गई, वो जो जी वाला अमाउंट है उसमें सब आ गया पूरा। हाँ हाउस होल्ड के लगे, गवर्नमेंट के लगे, बिल्कुल एक ही है, करेक्ट। हाँ भाई, ये समझ में आ गया। इतना इतना ही जरूरी होता है। 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम का आता है जहां सी प्लस आई प्लस जी सी प्लस एस प्लस टी, और सी कट गया तो बेसिकली आई और जी इक्वल टू एस प्लस टी। नीचे देखो ये रहा, आई और जी वाली लाइन को कौन काट रहा है? एस प्लस टी ने जहां काटा, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। खत्म। समझ में आ गया? चलो ये भी हो गया। अब हो गया, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है आज का, तुम्हें लग ही नहीं रहा बहुत बड़ा है टॉपिक, ध्यान देना। लेकिन फिनिश भी होगा आज, क्योंकि स्टार्ट भी होता है तो एंड भी होता है। कहां गया वो? डाउनलोड्स। हाँ भाई देखो इधर,
ये यहां तक समझ में आ गया? ये वो डायग्राम था। लो देखो, लो इधर देखो, ये वही तो डायग्राम है। देखो पहले क्या बनाया, अब आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सामने देखो, कोई भी ऊपर मत देखो, मतलब नीचे मत देखो, फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। सामने देखो। अरे क्या पर्चे बना रहे हो? अरे ऐसे मत करो, ये पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूं आपको। एक बार और समझा रहा हूं, फिर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये इजी चीज है। ये कौन सा डायग्राम बनाते थे? सी। ये कौन सा है? आई। टू सेक्टर में तो सी और आई होते हैं ना एडी में, तो सी में अगर मैं आई का अमाउंट जोड़ूंगा तो क्या आता था? सी प्लस आई। तो ये हुआ एडी टू सेक्टर वाला, सिखा रहा हूं सिर्फ, समझ में आया? सी प्लस आई। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां पे एस इनकम किसको इंटरसेक्ट करे? ये भी पीले से आ गया। ये लो, ये कौन सा कर्व है? अरे कौन सा है? एएस। कैसे आता था टू सेक्टर में? सी प्लस एस। तो ये हुआ ना इक्विलिब्रियम तुम्हारा। अरे ये पुराना वाला इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और पुराने वाले इक्विलिब्रियम में कहा आता था इक्विलिब्रियम? जहां पे आई और एस बराबर होते थे। सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये कौन सी लाइन है? सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये पुराना इक्विलिब्रियम है टू सेक्टर का, जो पहले सिखा चुका हूं। और अब है थ्री सेक्टर का। थ्री सेक्टर में क्या जुड़ जाता है इसमें? सी और आई में क्या जुड़ेगा? जी भी तो जुड़ेगा। समझ में आया? तो ये जी का अमाउंट है। ये पुराना आई था, ये आ गया, इसमें जी जोड़ दिया तो आई प्लस जी। और अब एडी कैसे आएगा? सी में क्या जोड़ोगे? आई और जी का अमाउंट, ये जोड़ोगे तो सी प्लस आई प्लस जी। ये है नया, ये कौन सा है? नया एडी। सी प्लस आई प्लस जी। और किसको इंटरसेक्ट करेगा ये? एएस वाली लाइन को, एएस। और जिसको, जो आज की डेट में क्या है? सी प्लस एस प्लस टी। एक एक आइटम जोड़ दो पुराने वाले डायग्राम में, बस। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, जहां पे सी प्लस आई प्लस जी किसको इंटरसेक्ट कर दे? सी प्लस एस प्लस टी को। और नीचे देखो, लीकेजेस इक्वल टू इंजेक्शन भी होने जरूरी है। लीकेजेस क्या है? एस प्लस टी इसके बराबर होना चाहिए आई प्लस जी के। ये है इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ जाओ। हाँ भैया, टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो आगे चली गई ना, जा रही है ना। मैंने देख आगे तक जोड़ी उसको, ये देख, ये इतने डिग्री 45 ही रहेगी आगे, लेकिन पहुंच गई ना, एक्सटेंड तो हुई है। देख, और एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे जैसे बढ़ेगा और एक्सटेंड होगी। ये बढ़ी तो रही है इधर। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का मतलब ही क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है वो, तो बढ़ती जाएगी, और क्या बढ़ेगी वो। हाँ भाई, इधर देखो, तो इक्विलिब्रियम सामने देखो, टू सेक्टर में कहा आता है इक्विलिब्रियम? तुम कर लो, देखो बातें। ओए, मैं एक तुम्हें से एक को भी बोला ना तो ध्यान रखना, ये वीडियो से देखना पड़ेगा पूरा चैप्टर। बात ही कर रहे हो पागल हो के इस टॉपिक में, सही बता रहा हूं। फिर पोटी नहीं आएगी 4 दिन तक, ये समझ में नहीं आया तो पढ़ लो इसको अच्छे से। पागल हो जैसे बातें कर रहे हो। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक सब्जेक्ट को इतना ज्यादा वो करते हो कि दूसरों को पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पता है क्या आपको? आई और जी कांस्टेंट होता है, सबको नहीं पता, मुंह बांदरों की तरह बैठे हैं इधर। सी प्लस एस प्लस टी, आई प्लस जी क्या रहता है? ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस होती है और गवर्नमेंट परचेजेस भी हम क्या मान के चलते हैं? ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमस को क्या बोलते हैं? दे आर ऑटोनॉमस, दे आर कांस्टेंट, दे आर एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड, मतलब ये कांस्टेंट रहते हैं। ये बात को याद रखो भैया। चलो, तो इक्विलिब्रियम ऐसे आता है, ज्यादा क्या ही बताऊं, जो तुम्हारे पढ़ने के लक्षण नहीं चल रहे तो। देखो भाई, अब मैं बनाऊंगा फॉर्मूले डायरेक्टली। अब मेरा हो गया मूड ऑफ, अब मैं बताऊंगा ये द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन। ध्यान दो भाई, फॉर्मूले बनाऊंगा, 4 फॉर्मूले बनाएंगे हम यहां पर। अब
सिखा रहा हूं मैं फॉर्मूले डिराइव करना, नहीं तो दुनिया बोलती है याद कर लो हो गया काम। डिराइव करना भी सिखा रहा हूं ताकि रट्टा नहीं मारनी पड़े, फॉर्मूले खुद भी बना सकते हैं। तो देखो आपको फॉर्मूले किसके बना रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटरमाइन करेंगे। इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, टू सेक्टर में कैसे निकालते थे, टू सेक्टर में एडी किसके बराबर होता है, तो अब से उसको बस थोड़ा उल्टा बोलो, एएस किसके बराबर होता है, एएस किसको बोलते हैं, वाई को, इनकम, और एडी क्या आता है, सी प्लस आई। तो टू सेक्टर में कैसे आती थी इनकम, सी प्लस आई करके, और सी को भी ओपन कर देते हम टू सेक्टर में। ठीक है, अब सामने देखो चेंजेस करूंगा मैं, ये चार फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा, फॉर्मूले की शक्ल देख लो अपने आप, बाकी फिर अपने आप देख लोगे इधर। ये एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला है। अगर मेरा मूड ऑफ हो तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं, सामने देखना कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। चार फॉर्मूले डिराइव करना सिखा रहा हूं, नहीं तो फिर बोल दूंगा रट्टा मार लेना, क्योंकि जब तुम्हें वैल्यू ही नहीं है कोई सिखा रहा है तो फिर बाकी टीचर्स जैसे दुनिया में करते वही कर लो, फिर रट्टा मारो। तो देखो इधर, तो इनकम डिटरमाइन करना सिखा रहा हूं आपको टू सेक्टर मॉडल के अंदर, टू सेक्टर में, थ्री की तो बाद में आएगी भाई बात। इनकम डिटर्मिनेशन इन कितने सेक्टर, इन टू सेक्टर, पहले टू तो कर लो, टू में कैसे आता था, क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम कहां आता है बताओ, इक्विलिब्रियम वहां आता है टू सेक्टर में जब एएस इक्वल्स टू एडी हो। अब से उल्टा बोलेंगे यहाँ पे, एएस को क्या बोलते हैं, वाई, और एडी क्या होता है, सी प्लस आई। तो टू सेक्टर में ऐसे हम निकालते थे, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब जब तीन हो जाते हैं सेक्टर्स, तो जब थ्री सेक्टर्स आते हैं तो थोड़ा सा गेम बदलेगा, क्योंकि पूरी पैसा तुम्हारे जेब में जाएगा नहीं है, पहले क्या जाएगा इसमें से, टैक्स, समझ में आया। अच्छा एक और बात, आगे बढ़ने से पहले ये पूरा इसको फॉर्मूले को ओपन करते थे, y इज इक्वल टू सी कैसे आता था याद करो, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, याद आया। सी बार क्या होता था, ए भी बोलते हैं इसको, प्लस बी इंटू वाई, ऐसे ही बोलते थे। अभी तक वाई बोलते थे तुम, क्योंकि तुम्हारी जो इनकम थी वो पूरी तुम्हारी ही थी, इसीलिए तुम्हारी जो इनकम थी वो पूरी तुम्हारी थी, लेकिन अब वो पूरी तुम्हारी जेब में आएगी नहीं। तीन सेक्टर आने पे कौन लेके जाएगा उसमें से पहले, टैक्स, समझ में आया। सो योर इनकम विल नॉट कम इनटू योर हैंड्स डायरेक्टली, पहले उसमें से टैक्स जाएगा, और टैक्स जाने के बाद जो इनकम बचेगी उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं, अभी तक तो पूरी आ रही थी जेब में, जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ फिर वो बिका, बिकने के बाद पूरा पैसा आया, वो तुम्हारा था पूरा, पूरा का पूरा, अब पूरा नहीं है, पहले उस इनकम में से जाएगा माइनस टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम। तो अब आ गया तीन सेक्टर, क्योंकि ये लो ये टू सेक्टर का फॉर्मूला है भैया, याद रखना, अगर टू सेक्टर में निकालने को बोले तो या तो ये फॉर्मूला लगता है या ये चीज याद रखना। हाँ भाई, तो अब आ जाओ तीन सेक्टर में, क्या बदलाव होता है तीन सेक्टर में, इसी चीज में करूंगा, देखो आप, इनकम डिटर्मिनेशन इन थ्री सेक्टर्स, सुनना भाई, थ्री सेक्टर में इनकम कैसे डिटरमाइन होती है, ढंग से देखो, इजी है फॉर्मूले, अगर ढंग से देखोगे तो। देखो भाई पहला फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला बनाने के लिए वो ऊपर की लाइन बहुत जरूरी है, क्या थी वो लाइन, इनकम डिटर्मिनेशन विद, क्या लिखा है आगे, देखो मेरे को तो पता है, लमसम टैक्स, वो पूरी लाइन अगर आपको याद ना तो आप खुद फॉर्मूला बना लोगे। क्या बोला, इनकम डिटर्मिनेशन विद किसका, अगर बेटा क्वेश्चन में एग्जाम में यही बताता है, बस फॉर्मूला अपने आप निकालना पड़ेगा, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स, इकट्ठा टैक्स है, लमसम टैक्स। चलो तो कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा, सामने देखना, लिखो मत, सामने देख दो, देखो कैसे आता है इक्विलिब्रियम, बताओ थ्री सेक्टर में कैसे आएगा, थ्री सेक्टर में सर वही अपना पुराना एएस इज इक्वल्स टू एडी, सामने देखो,
एएस को क्या बोलते हैं, वाई। एडी क्या होता है थ्री सेक्टर में, सी प्लस आई प्लस जी, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, डिराइव करना सिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लो, मत लिख बेटा, ये सब लिखा हुआ है, कहाँ जाएगा, मैं दूंगा नोट्स तेरे को, लिखे लिखा है, सिर्फ समझने पे ध्यान दे। अब मैं क्या करने वाला हूँ ढंग से देखना, मैं ये तो कांस्टेंट रहता है कुछ, ये तो इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन को ओपन करो, तो ये मैंने जो हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब इसको मैं ओपन करूंगा। सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी वाई, अभी तक वाई बोलते थे ना, अब मत बोलना आज के बाद, कि 3 सेक्टर है, वाई डी, क्या बोलोगे पहले, क्योंकि वाई डी बाद में आएगी, तो डिस्पोजेबल इनकम है वाई डी। वाई डी मतलब क्या होता है, अब पूरी इनकम थोड़ी जेब में आ रही है तुम्हारे, जो कंजम्पशन करोगे सेविंग करोगे, ये 2 सेक्टर का था, अब पूरा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पहले वाई में से जाएगा टी, क्या जाएगा, टैक्स। बात पल्ले पड़ी, तो पहले जाएगा टैक्स, समझे। तो सबसे पहले तो सी का फॉर्मूला ओपन करो, अगले स्टेप में y इक्वल्स टू सी का लिखो, बोलो a प्लस बी वाई डी, और आई प्लस जी एज इट इज उतरते जाएगा, वो तो सामने देखो बस। अब क्या करूंगा मैं, अगले स्टेप में वाई डी का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, ये सब मैंने ऐसे नोट्स में ऐसे किया हुआ है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, समझ में आया। सो नेक्स्ट स्टेप में डालो इसको, a प्लस बी, वाई डी का फॉर्मूला y माइनस टी, समझ गए, आई प्लस जी एज इट इज उतर के आ जाएगा। फिर क्या करोगे अब ऑब्वियसली जो कर सकते हो आप कर लो, प्लस बी वाई माइनस बी इंटू टी बी टी प्लस आई प्लस अब अगले स्टेप में क्या दिमाग लगाओगे तुम बताओ, सर ये वाई के करीबी, वाई के रिश्तेदारों को इधर ले लो ना, अरे इसको इधर उठा लो क्या, ये अभी एलएचएस है, ये राइट आरएचएस है, एलएचएस में उठा लो, तो अगले स्टेप में इसको इधर उठाओ, माइनस का बी वाई, ग्रुपिज्म करेंगे इसका, ए माइनस बाकी एज इट इज उतार दो, माइनस बी टी प्लस आई प्लस, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम, क्या जानते हो सर मैथ्स में तुम, सर वाई कॉमन ले लो ना, 1 माइनस इक्वल्स टू सेम एज इट इज उतार दो, ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, सब सामने देखो, क्या कर लोगे अब ज्यादा से ज्यादा, y इक्वल्स टू, सर इस वाले को मैं इधर नीचे इसके डाल दूं क्या रेसिप्रोकल में, या रेसिप्रोकल में डाल दूं, या 1/1 माइनस बी भी तो कर सकता हूं, अगर मैं इसको इधर उठाऊं तो, जानते हो इतनी मैथ्स, नहीं जानते तो मैथ्स वाले सर से कल पूछना, निकल सकते हैं, ठीक है, बोले इसको इधर उठाना है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहां से 1 ये y को इधर ही रखा है, इसको उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 माइनस बी और बाकी एज इट इज ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, समझे, ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। और अगर दिमाग लगाओ तो मेरे को बताओ ये काय का फॉर्मूला था, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 2 सेक्टर में, 2 क्या 3, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 1/1 माइनस एमपीसी 1 एमपीएस, याद आया क्या, याद आया, अरे याद आया कि नहीं आया, एमपीएस, और ये क्या होता है 1 माइनस बी क्या होता है एमपी, ये होता है फॉर्मूला, समझ में आया। तो अब या तो एक काम कर लो, जीवन में ये याद कर लेना, या फिर निकलना सीख लेना कि कभी अटको ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे कितने आएंगे, हार्डली 1 या 2, तो फिर 1 या 2 के तो निकाल सकते हो फॉर्मूले, इको में टाइम कम नहीं पड़ता, इतना आता ही नहीं होगा तुमको कि टाइम कम पड़ेगा। चलो करें दूसरा फॉर्मूला, अब से चेंज होंगी ऐसी चीजें, बस अगला फॉर्मूले की हेडिंग बताओ, सिर्फ हेडिंग, आप देख रहे हो हेडिंग चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। लो देखो भाई, अब थोड़ा बदलाव, फॉर्मूला नंबर 2, क्या क्या नाम है बोलो, अरे पूरा बोलो, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स एंड, सर अब की बात टैक्स नहीं है, सिर्फ सरकार क्या दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट। एक बार बताओ, टैक्स लेने से पैसे कम हो जाते हैं, अरे हाँ है ना, अरे कर जीरो सामने देखो, अभी तक डिस्पोजेबल इनकम, भाई टैक्स अगर सरकार लेगी तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, कम, टैक्स होने से पैसे कम, टैक्स जाने से पैसा कम होता है ना, लेकिन फ्री में पैसा भी तो दे रही है, तो ट्रांसफर से पैसा, अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई क्या,
तो अब डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, y माइनस टी प्लस टी आर। भाई टैक्स ले रही है तो वो दे भी तो रही है एक्स्ट्रा फ्री का, बात समझे। अब फॉर्मूला है ये। अच्छा बाकी तो तुम जानते ही हो, लगाए। अब इसको बस पुट करना है और करना है, आंसर हो गया काम। लगाओ, इक्विलिब्रियम कैसे आता है बताओ, फिर से वही कहानी सर, एस इक्वल्स टू एडी, सही है। एस कैसे आता है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। y इक्वल्स टू क्या करेंगे अब, ओपन कर दे, c का क्या होता है, तो a प्लस बी वाई डी प्लस, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। क्या करें, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्या y माइनस टी प्लस टी आर, सो दैट मेक्स टू i प्लस जी, एज इट इज, हो गया। आप करो, क्या करोगे, a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस, ठीक। और इसको आगे लेके जाओ, क्या करेंगे अब, y के रिश्तेदार को उधर बुला लो ना सर, और इसको बुला लेंगे उधर, कर लो इसको, y माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। क्या करोगे, y वन माइनस बी ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस, और क्या बन गया बोलो, y इक्वल्स टू y का फॉर्मूला 1/1 माइनस बी। तो याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में बोले डिटरमाइन इनकम इन केस ऑफ लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट, तो ये हो गया फॉर्मूला फिर। तो a माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो पिछले फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, दैट्स इट। मैं ऐसा भी कर सकता था, लेकिन क्या है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया, नहीं तो दूसरे टीचर और मेरे में फर्क खत्म हो जाएगा। मैं बता दूंगा आपको, बोले ये कर लो, ऐसे चेंज ही तो करना है, आइटम निकालना आ गया। तीसरा क्या डिटरमाइन करेंगे अब की बार सुनना, पूरा टैक्स जो है ना लमसम नहीं होता है। असली में अगर हम बात करें एक देश के अंदर जो पूरा टैक्स होता है वो लमसम नहीं होता है, उसमें भी कुछ फिक्स कंपोनेंट होता है और कुछ वेरिएबल, कि इतना तो टैक्स सरकार लेगी, ऑटोनोमस टैक्स, प्लस कुछ टैक्स तुम्हारी इनकम पे डिपेंड करता है, कि कम इनकम है तो कम दोगे और ज्यादा होगी तो, और कुछ तो लेगी ऑटोनोमस टैक्स। तो सुनना, चौथा है फॉर्मूला, तीन हो गए, दो ही तो हुए, दो ही हुए, एल जोर आ रहा है ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ता मैं, आज नाराज हो जाता है। इनकम डिटर्मिनेशन, हाँ भाई सामने, इनकम डिटर्मिनेशन, लास्ट है तीसरा नाम, विद टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब क्या है बेटा, क्या कह रहा है, टैक्स किसका फंक्शन है, लमसम नहीं है टैक्स कि हाँ ये टैक्स हो गया, टैक्स किसका फंक्शन है, इसका मतलब पता है क्या होता है, अब से टैक्स कैसे आएगा, टोटल टैक्स इक्वल्स टू ऑटोनोमस टैक्स प्लस आपकी इनकम पे भी डिपेंड करेगा, तो छोटा टी इंटू वाई। आप जब टैक्स लिखोगे ना तो ये फॉर्मूला डलेगा उधर, समझ गए, वाई माइनस टी करते थे ना डिस्पोजेबल इनकम, अरे डिस्पोजेबल इनकम कैसे आती थी, वाई डी वाई माइनस टी, यही करते थे। अब टी में क्या लिखोगे उधर, वो समझ में आया, ये होगा काम बस, और कुछ नहीं करेंगे, लगे करें चालू, आओ जरा। एएस इक्विलिब्रियम का आता है, जाए एएस इक्वल्स टू, ठीक है, एएस क्या होता है बेटा, वाई को बोलते हैं, एडी कैसे आता है, सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा अब क्या करेंगे बोलो, सी को ओपन करो, ए प्लस बी वाई डी, फिर कोई दिक्कत, क्या करूंगा अब करूंगा मैं इसको ओपन करो जरा, y इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये लो भैया करो आओ। हाँ भाई ये क्या होता है, कुछ तो वो ऑटोनोमस टैक्स फिक्स टैक्स लेगी, उसका फिक्स है भाई, ऑटोनोमस टैक्स इतना लेना ही लेना है। और ये क्या है, डिपेंड्स ऑन इनकम। अब देखो भाई इधर ए प्लस बी, हाँ क्या करना है, ए प्लस बी वाई बी वाई माइनस बी टी। अरे नहीं नहीं, पहले उसको ओपन करेंगे ना यार, पहले उसको ओपन करेंगे, बी वाई माइनस, हाँ भाई टी ओपन कर दो, माइनस इधर है ब्रैकेट लगाओ, तो टी बार प्लस टी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सही है, अरे है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे अलग कलर से, टी मतलब टैक्स है ना, छोटा टी होता है ये, छोटा टी याद रखना। हाँ भाई हो गया ये, उसके बाद प्लस आई प्लस जी। अब क्या करोगे बताओ, ओपन करो इसको, ए प्लस बी, पहले वो अंदर इधर वाला वाई माइनस टी बार माइनस का टी वाई, सही है, प्लस अगले में क्या करोगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी प्लस, सही है। अब क्या करोगे, उठाओ y के रिश्तेदार, तो अब दो है रिश्तेदार, उठाओ इनको यहां से, y माइनस बी वाई, और इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या है तो ये क्या हो जाएगा, क्या क्या बच्चा उतार दो, a माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, दो ही बचे क्या, ठीक है। हाँ भाई क्या करना है, y कॉमन वन माइनस बी प्लस प्लस आई प्लस जी। और सुनना, अब तो इजी काम है, खत्म है, क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस बी प्लस बी टी, और इधर क्या देगा, a माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी। और सुनिएगा मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूं, पता है क्या, अच्छा ये फॉर्मूला वो पिछला वाला याद है, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस बी क्या था, अच्छा ये क्या होता है बताओ, दिमाग लगाओ, ये मल्टीप्लायर है, इसमें टैक्स जोड़ते ही क्या बन जाता है पता है आपको, टैक्स मल्टीप्लायर क्या बन जाता है, तो याद रखना ये टैक्स, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लायर था, अरे मिटे था भाई, तो याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, सिर्फ ये वाला, ये तो पूरी इनकम का फॉर्मूला तो ये पूरा है, अरे सिंपल, अगर इनकम निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला होता है, बात समझे, इनकम, अरे है ना तो बोलो, और अगर सिर्फ टैक्स मल्टीप्लायर निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सुन लो सामने देखो, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस बी एंड वन माइनस टी, समझे क्या, तो याद रखना ये दूसरा फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जाता है, क्लियर है, पक्का, ऐसा समझ में आ गया। अब तो ये है, इसको याद रखिएगा सब लोग, टैक्स मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला होता है, और लास्ट फॉर्मूला है, ध्यान देना सब लोग। अब क्या करेंगे, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग, मैंने क्या किया, सिर्फ हेडिंग से ही कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं मैं, क्या है हेडिंग चौथी, अब देखो, अब टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस ट्रांसफर दोनों, देखो इधर क्या था, इधर इनकम डिटर्मिनेशन, अगर आज सही टाइम पे क्लास चालू हो जाती तो फोर्थ सेक्टर खत्म हो जाता, थ्री सेक्टर हो गया खत्म, अगर टाइम पे हो जाता तो वो भी खत्म हो जाता। इनकम डिटर्मिनेशन विद क्या नाम है, विद टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस
अरे अब की बार क्या आ गया, एक चीज जुड़ गई ना, हर फॉर्मूले में एक चीज जुड़ रही है। आप देखो इसमें क्या जुड़ गया, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम्स। तो अब की बार दो, इधर देखो टी कैसे आएगा, टी बार प्लस टी इंटू वाई, समझ गए। और क्या जुड़ जाएगा, तो अब की बार, अच्छा ये तो टैक्स ही है, टैक्स में क्यों जोड़ रहे हैं, मेरी आदत है कई बार जोड़ ही देता हूं इधर। हाँ भाई, अब की बार डिस्पोजेबल इनकम कैसे आएगी, वाई डी वाई माइनस टी प्लस टी बार, लेकिन टी में क्या जुड़ेगा, वो क्या हो गया दीदी, यस। किसमें कॉमन लिया, अरे ये नहीं आएगा, हाँ भूल जाता हूँ ऐसे में यार, क्या है और कुछ यही था क्या, अरे यार मेरी थकावट पे ध्यान रखो, बाकी कोई वो नहीं है। हाँ भाई यही था ना, आपकी करने से पहले पढ़ाया करता हूँ, इतनी सी छोटी मोटी चीज है। हाँ भाई इधर देखो, अब की बार मैं क्या करने वाला हूं, ये बस ये टी ओपन हो जाएगा, इसमें कर दे, टी आर जोड़ दिया ना। अरे अब की बार भाई जब ट्रांसफर भी होता है तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, वाई माइनस टैक्स जाएगा, और ट्रांसफर इनकम भी आ रही, तो इनकम आने से पैसा बढ़ता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो तुम्हारे जेब में आई, पहले तो पूरी की पूरी आती थी, लेकिन अब नहीं आएगी, पहले जाएगा टैक्स, फिर ऊपर से वो दे रहा है उससे तो बढ़ जाएगी, टैक्स से कम हो जाती है और ट्रांसफर से बढ़ जाती है, सही है। और टैक्स को ओपन कर देंगे, करें। चलो अब देखो लास्ट फॉर्मूला है, ध्यान देखना सब लोग, बोलो इक्विलिब्रियम कहां आता है, अरे इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां ए एस इक्वल्स टू ए डी, ए एस क्या होता है, वाई, ए डी प्लस सी प्लस आई प्लस जी। क्या करोगे, अरे क्या करोगे, सी को ओपन करेंगे, ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, और क्या करोगे, अरे और क्या करोगे, वाई डी ओपन करें, ए प्लस बी, वाई डी में क्या आएगा, वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, और क्या करेंगे अब की बार, टी को भी ओपन करो सर, टी के, क्योंकि टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम ना, क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वाई माइनस, माइनस है ना, अब क्या है, टी बार प्लस छोटिया छोटिया टी इंटू वाई प्लस टी आर, ठीक है, प्लस, हाँ भाई, तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस, अब पहले इसको तो सॉल्व करें अंदर वाले को, y माइनस टी बार माइनस का टी वाई प्लस का टी आर प्लस आई प्लस जी, क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। कौन सा यार, ले लो यार, कौन सा छोटा चीज, ये छोटी छोटी बातों पे करते तुम भावनाओं को समझो, इसमें क्या है, भावनाएं तो सही थी ना, मल्टीप्लाई तो करना था अंदर। हाँ भाई इधर देखो, y इज इक्वल टू, अरे क्या करेंगे, इसके रिश्तेदारों को जड़ लो सर, कौन कौन है रिश्तेदार, भावना भी है क्या तुम में से कोई, भावना है, कौन है भावना, अच्छा तब दोनों भावना, भावनाओं को सही तो बोला था, भावनाओं को अरे यार एक तो ये हिंदी के शब्द यूज नहीं कर पा रहा हूं मैं, तुमने नाम ही सारे वो रखे हुए हैं, प्रगति ले रखा है, भावना भी ले रखा है, मैं क्या यूज करूं फिर तो इधर देखो, बी वाई को उठाएंगे क्या, बी टी वाई को उठाएंगे क्या, और कुछ है क्या उठाने लायक, नहीं सर उठा लो, ए वाई माइनस बी वाई, ये इधर का माइनस है, इधर क्या आएगा, बी टी वाई, छोटा लिया है देख लो, इधर छोटा लिया है, बोलना मत फिर, इक्वल्स टू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी, क्या करोगे आप,
अरे भाई प्लस ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। एक नंबर के लिए करना पड़ता है ये, समझे? एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बोलो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी टी प्लस, फिर क्या हो गया? अच्छा ये बी वाई था, नहीं नहीं, अच्छा ये टी नहीं था। अरे वो सामने देखो, 1 माइनस बी प्लस बी टी, और ये कितना, ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला है जब आपको दोनों चीजें दे, सारी सारी चीजें हुई तब ये समझ में। अरे रुको, हाँ भाई चेक करो, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबको अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करना। हाँ भाई, पहला फॉर्मूला सिर्फ टैक्स था, y माइनस टी, अरे याद आया, अरे y माइनस टी डाला था बस, ठीक है। दूसरे में क्या किया था, टी के साथ क्या आ गया, टी आर। तीसरे में क्या आया, टी ओपन हो गया। चौथे में क्या आया, टी के साथ में ट्रांसफर भी आ गया। अरे समझ में आगे क्या, और 3 सेक्टर हो गया।